हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डरावनी कहानियों में आपका स्वागत है। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। अगर आप अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है आशुतोष की, जो बताते हैं कि मैंने अपने लोको पायलट की नौकरी के दौरान अपने ज़िंदगी में ऐसे बहुत से किस्से देखे हैं जिनसे मैं जूझते हुए सुलझ भी जाता था। पर वो एक किस्सा मेरे ज़िंदगी का ऐसा किस्सा था जिसे मुझे ज़िंदगी भर दुखों से लड़ने के लिए छोड़ दिया। मेरे 15 साल के अनुभव में वो एक ऐसी घटना घटी थी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर क्या थी वो घटना? चलिए मैं आपको विस्तार में बताता हूँ। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। ये थी कि उस रोज़ जब मैं एक पैसेंजर ट्रेन को लेकर मुड़िया पुल को पार कर रहा था तो ठंड का समय था। देर रात होने के कारण कोहरा भी अधिक छा गया था, जिस वजह से सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। मैं और मेरा सहकर्मी उस घने कोहरे के बारे में बातें कर रहे थे कि अचानक से ट्रेन ने एक जोर का झटका लिया। उस झटके के बाद ही ट्रेन की स्पीड भी धीमी पड़ गई। ट्रेन की घटी स्पीड देखकर मुझे लगा कि ट्रेन में ज़रूर कोई बड़ी खराबी आ गई है, लेकिन लिहाजन मैंने ट्रेन में सभी जांच की तो सब कुछ ठीक ही था। तभी मेरे साथ बैठे सहकर्मी ने कहा, सर, सब कुछ तो सही, समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। तो मैंने अपने सर को हाँ में हिलाते हुए ट्रेन की स्पीड बढ़ानी चाही, पर ट्रेन की स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया, यानी कि ट्रेन अपनी धीमी ही रफ्तार में चल रही थी। मैंने ट्रेन में आई खराबी की बात तुरंत आगे रेलवे के अधिकारियों को बता दी, ताकि ट्रेन में आई खराबी की वजह से आगे कोई दुर्घटना न हो जाए। जब ये खबर मैंने रेलवे विभाग को दी तो उन्होंने मुझे ट्रेन को चलते रहने को कहा और आगे वो संभाल लेंगे। ये कहकर उन्होंने मेरे अंदर हो रही बेचैनी को कुछ हद तक कम कर दिया, पर मेरा मन अभी भी ट्रेन में आई खराबी को लेकर दुविधा में था कि अभी आगे क्या होगा। खैर, मैं और मेरा सहकर्मी इसी उधेड़-बुन में थे कि ट्रेन में क्या हुआ है। इसी बीच चमन ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे हट वहाँ से, नहीं तो मर जाएगी। इस पर जब मैंने सामने ध्यान दिया तो मैंने पाया एक महिला पटरियों पर बैठी हुई है। चमन को बार-बार आवाज़ देने पर भी वो महिला हट नहीं रही थी। फिर मैंने भी चमन की तरह आवाज़ देकर उसे पटरियों से हटने को कहा। अभी हम दोनों उस महिला को हटाने की कोशिश ही कर रहे थे कि इसी बीच ट्रेन उसे रोंकते हुए आगे बढ़ गई। उस महिला के ट्रेन के नीचे आते ही मेरा दिल धक से हो गया। एक पल के लिए तो मैं भूल ही गया था कि ट्रेन में कोई खराबी भी आई है। बस उस महिला पर ही ध्यान बना रहा, जो अभी कुछ देर पहले ट्रेन से कट गई थी। अभी मैं उस महिला के बारे में ही सोच रहा था कि तभी मुझे रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। रोने की आवाज़ सुनकर लग रहा था कि जो कोई भी रो रहा है वो बहुत ही दर्द में है और बुरी तरह से तड़प रहा है। मैं अभी उस आवाज़ को सुन ही रहा था कि आवाज़ आखिर किसकी आ रही है। तभी मेरा ध्यान मेरे सहकर्मी चमन पे गया, तो मैंने पाया कि उस ठंड भरी रात में भी चमन पूरी तरह से पसीने से लथपथ है। साथ ही मैंने गौर किया कि वो मेरे साइड में खिड़की के बाहर घूरे जा रहा है। जब मैंने अपनी साइड वाली खिड़की के बाहर
मेरी नज़र गई तो एक पल के लिए मेरा भी शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। दरअसल ट्रेन के बाहर वही महिला ट्रेन के साथ साथ चल रही थी और ज़ोर-ज़ोर से उसके रोने की आवाज़ से मैं समझ गया कि ये वही महिला है जो अभी कुछ देर पहले ट्रेन से कटी थी। दौड़ने के साथ-साथ रोए भी जा रही थी। उसकी रोने की आवाज़ से मैं समझ गया कि जो अभी कुछ देर पहले आवाज़ आई थी, वो इसी महिला की थी। उस महिला को ट्रेन के साथ देखकर जहाँ मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो वहीं मेरा सहकर्मी चमन, वो पूरा कँपकँपाए जा रहा था। मैंने किसी तरह चमन को हिम्मत देते हुए कहा, "चमन, क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत।" ये कहकर मैं अभी चमन को हिम्मत दे ही रहा था कि तभी वो अचानक नीचे झुका और नीचे पड़ी एक लोहे की चीज़ उठाकर उस महिला को दे मारा। तभी वो महिला उस चीज़ को लगते ही एकदम से ज़ोर से चीखने लगी, यानी कि वो अब बुरी तरह से गुस्से में आ गई थी। उस महिला को गुस्से में आते देखकर अब मैं घबरा गया था कि कहीं वो हमें कुछ कर ना दे। तभी मैं और चमन इसी उधेड़-बुन में थे कि अब आगे क्या किया जाए। तभी मुझे मेरे पीछे से किसी की गहरी साँस लेने की आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई गुस्से में हो। उस आवाज़ को सुनते ही जैसे मैं पीछे पलटा तो मेरे दिल धक से हो गया और वहीं चमन की ज़ोर से चीख निकल पड़ी। अभी हम लोग डर से काँपते हुए उसी महिला को देख रहे थे। इसी बीच इंजन में जल रहा बल्ब एकदम से बुझ गया और पूरे इंजन में अंधेरा पसर गया। तभी मेरी नज़र आस-पास गई तो हमने पाया कि अब हम इंजन में नहीं, बल्कि हम अब ट्रेन की पटरियों पर खड़े हैं। मैं और चमन सोचने लगे कि हम दोनों तो अभी-अभी ट्रेन के इंजन में थे, तो हम बाहर पटरियों पर कैसे पहुँच गए? पर अनजान में वो महिला अभी भी मौजूद थी और हमें देखकर ज़ोर-ज़ोर से रोए जा रही थी। वो ट्रेन अब हमारी ओर दौड़ती चली आ रही थी। इसी वजह से हम दोनों बिना कुछ सोचे-समझे अपनी जान बचाने के लिए उन पटरियों पे दौड़ने लगे। पटरियों पर दौड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि हम पुल पर थे, जो 3 किलोमीटर का पुल पार करना हमें बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी हम लोग अपनी रफ्तार में दौड़ रहे थे। दौड़ते हुए मैंने एक बात नोटिस की कि अब मैं अकेला ही दौड़ रहा हूँ। जब मैंने अपने साइड में देखा तो अब चमन साथ में नहीं था। मैंने झट से पीछे देखा तो चमन पटरियों पर पड़ा बचाने की गुहार कर रहा था, पर वो ट्रेन अब उसके बेहद करीब आ गई। मैंने एक बार को चमन को बचाने का भी सोचा, पर अब तक बहुत देर हो गई थी और मेरे देखते-देखते ही चमन की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। चमन के मौत के बाद मुझे दुःख तो बहुत हुआ, पर इससे पहले ट्रेन मुझ तक पहुँचती मैंने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। तभी मैं ठोकर खाकर वहीं पर नीचे गिर गया। मैंने ध्यान से सामने देखा तो मैंने पाया कि पुल अब पार हो चुका है। पुल को पार हुआ देख जहाँ मुझे खुशी हो रही थी, वहीं मुझे अब भी ट्रेन से कट जाने का डर था। लिहाज़न मैं झट से उठा और पटरियों पर सीधा दौड़ने लगा और कुछ दूर दौड़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे उस ट्रेन की कोई आवाज़ नहीं आ रही, ना ही यानी अब मुझे उसके होने बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। फिर जब मैंने एक बार फिर पीछे पलट के देखा तो मैंने पाया कि अब वो ट्रेन रुक चुकी है। ट्रेन को रुका देखकर मैं भी रुक गया और मैं जल्दी से ट्रैक से हट गया। फिर मैं ट्रैक से दूर हटने के बाद इधर-उधर देखा, यह देखने के लिए कि कहीं वो महिला जो कि कुछ देर पहले मेरे पीछे पड़ी थी, कहीं वो यहाँ आस-पास तो नहीं है।
मैं दूर-दूर तक मुझे वो महिला तो छोड़ो वहाँ कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे थोड़ी राहत मिली कि मैं अब भी ठीक-ठाक हूँ और मैं कुछ देर के लिए वहीं बैठा और साँस ले रहा था कि तभी मुझे ट्रेन की पटरियों में ज़ोर-ज़ोर से कंपन महसूस हुआ। यानी कि जो पटरियाँ थीं, वो अब ज़ोर-ज़ोर से हिलने लगीं। तभी और पटरियों को हिलता देखकर मैं समझ गया कि बला अभी टली नहीं है। लिहाज़न मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और उन काँप-कँपाती पटरियों को देखने लगा। इसी बीच मुझे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ, पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसे चारों तरफ घूम के भी देखा, पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। तभी मैंने डरते हुए अपनी कँपकँपाती हुई ज़ुबान से कहा, कौन है यहाँ?" पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ़ मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी चारों तरफ घूम रहा है, पर वो था ये नहीं मुझे मालूम नहीं। इससे पहले मुझे वो कोई हानि पहुँचाए कि मैं तुरंत ही वहाँ से सरपट भागा। फिर भी मुझे उसके होने का एहसास अभी भी हो ही रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि आज ये कौन-सी आफ़त मेरे जान के पीछे पड़ गई है और इससे कैसे बचा जाए। ये सब सोचते हुए मैं भागता ही जा रहा था और भागते-भागते मेरी हाफ़ती भी छूटने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में मेरे प्राण निकल जाएँगे, क्योंकि वो मुसीबत अभी भी मेरे पीछे पड़ी हुई थी, जिस वजह से बचने का कोई भी चांस नहीं था। फिर इसी बीच मुझे ज़ोर से ठोकर लगी और मैं वहीं मुँह के बल नीचे गिर गया, जिससे मेरे हाथ में चोट आ गई। पर उस डर के आगे कुछ भी नहीं थी। तो मैं फिर से जल्दी से उठा और इसी बीच मुझे ज़ोर से हँसने की आवाज़ सुनाई पड़ी और पायलों की छन-छन की आवाज़ मुझे साफ-साफ सुनाई देने लगी। आवाज़ से मैं समझ गया कि ज़रूर ये वही महिला है और ये मुझे परेशान कर रही है, जो कुछ देर पहले हमें परेशान कर रही थी। तब मैंने माथे पर अपना हाथ लगाया, भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक हॉल्ट दिखा। तब मुझे उम्मीद का एक दिया दिखा कि कोई आदमी उस हॉल्ट में ज़रूर होगा। तब मैं उस हॉल्ट की तरफ भागने लगा और जब मैं उस हॉल्ट में पहुंचा तब मैं सीधे उस कमरे में गया जहां एक पॉइंटमैन बैठा होता है। जब मैं उस कमरे में के दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने पाया कि वहाँ पे बहुत अंधेरा है। वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी, यानी कि वहाँ सिर्फ सन्नाटा ही था, जो कि मेरे दिल में एक अलग ही तरीके का डर बना रहा था। तब मैंने उखड़ती सांसों के साथ एक आवाज़ लगाई, "भाई कोई है यहाँ?" पर मैंने कई बार आवाज़ दी, पर वो आवाज़ दीवारों से टकरा कर मुझे ही सुनाई दे रही थी, जिससे लग रहा था कि हमारे कमरा खाली है। लिहाज़न मैं थोड़ा अंदर गया, ये जानने के लिए कि यहाँ जो काम करता है वो कहीं सो तो नहीं गया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब मैं अंदर गया तो एहसास हुआ कि वहाँ कोई नहीं है। यहाँ तक मुझे लग रहा था कि यहाँ कोई इंसान तो छोड़ो, यहाँ कोई वस्तु भी मौजूद नहीं है, यानी कि वो हमारी पूरी तरह से खाली पड़ा है। मैं समझ गया था मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अभी मैंने अपने कदम उठाए ही थे कि तभी मेरे कंधे पे किसी ने अपना हाथ रखा और एक ज़ोर का धक्का मारा, जिस वजह से मैं वहीं कमरे की दीवार में जा लगा। मैंने इधर-उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे सिर्फ उसका एहसास हो रहा था। तभी मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी,
पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि माफ़ी माँगने पर भी मुझे उस महिला की ज़ोर-ज़ोर से साँसें लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिससे साफ़ पता चल रहा था कि वो महिला बहुत गुस्से में है। मुझ बेबस के भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं वहाँ से किसी तरह बाहर निकला और पटरियों के बगल में भागने लगा। मैं अभी भाग ही रहा था कि तभी एक हवा का झोंका मेरे से ज़ोर से टकराया और मैं टकराते ही पटरियों में के बगल पे जा गिरा। अभी मैं अपने आप को सँभाला ही था कि तभी वो ज़ोर-ज़ोर से हँसती हुई आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दी। मैं घबराते हुए खड़ा हुआ और भागने ही वाला था कि अचानक से तभी ट्रैक चेंज हुआ और एक पैर पटरियों में फँस गया। अब मैं उस महिला का साया मेरे इर्द-गिर्द घूमने लगा। मैं मरने के डर से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा, पर मैं उस सुनसान वीराने में मेरी चीख-पुकार सुनने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। मैं अभी भी चीख-पुकार कर ही रहा था कि तभी एक तेज़ दर्द के साथ मैं नीचे गिर पड़ा और जब मैंने अपने पैर की तरफ देखा तो मेरी आँखें फटी की फटी ही रह गईं। दरअसल मेरा एक पैर जो कि पटरियों में फँसा था, अब वो टूट गया था, साथ ही अब उसमें से खून भी बहे जा रहा था। दर्द के साथ-साथ मेरी आँखों में धुंधलापन आ गया। अब कुछ देर के बाद मेरी आँखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया, यानी कि अब मैं बेहोश हो गया था और जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अस्पताल के बेड पे था। जब मैंने अपने आस-पास देखा तो मेरी ही तरह और भी मरीज़ उस वार्ड में थे। मेरे आस-पास उस वक़्त ना ही तो मेरा कोई घरवाला था और ना ही कोई और शख़्स, और जब मैंने ध्यान से अपने पाँव को टटोल के देखा तो मेरे पाँव नीचे से कटा हुआ था। अपने पाँव को कटा देख मैं बुरी तरह से घबरा गया और मैं उसी बेड पे बैठे-बैठे रोने और मैं अभी पूरी तरह से अपने आँसू पहुँच रहा था कि इसी बीच वहाँ पर एक डॉक्टर आ गया। उसने पहले देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, "कैसे हैं आप? अब आपकी तबीयत कैसी है?" गहरे मन से डॉक्टर को धीरे से कहा, "जी, तबीयत तो ठीक है सर।" तभी मैं डॉक्टर साहब से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया? तभी डॉक्टर साहब ने मुझे एक पर्ची देते हुए कहा, "लो, इस नंबर पर कॉल कर लेना।" वो कौन था ये तो हमें नहीं मालूम, पर अच्छी बात तो ये है कि तुम 2 महीने के बाद होश में आ गए और तुम सही सलामत हो। और इतना कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चला गया और जब मैं 2 महीने वाली बात पर गौर किया तो मैं हैरान हो गया कि मैं 2 महीने से यहाँ पे हूँ। तभी मैंने साइड में बैठे एक आदमी से उस नंबर पर कॉल लगाने को कहा, जो मुझे डॉक्टर साहब ने दिया था, और मैं उस आदमी को धन्यवाद देना चाहता था। वैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया था कि उस आदमी ने मुझे इस नंबर पे कॉल करने को कहा है। तभी मैंने उस आदमी को नंबर मिलाने को दे दिया और मैंने धन्यवाद बोलते ही कहा, "भाई साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई।" इतना सुनते ही उस आदमी ने मुझसे जो कहा, उसे सुनकर मुझे बचने की खुशियों पे डर का बादल छा गया। दरअसल उस आदमी ने कहा कि अभी तुम पूरी तरह से बचे नहीं हो। तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। जितने जल्दी हो सके तुम आके मुझसे मिलो। और ये बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। उस आदमी की बात सुनकर मेरे अंदर उस महिला का खौफ फिर से जाग गया।
पर मैंने उस आदमी की बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए सीधे अपने घर वालों को मैंने इत्तला कर दिया। फिर मैं कुछ दिनों के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। फिर मैं अपने घर वालों के साथ मैं अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और घर पहुंचकर सब कुछ ठीक तो था, पर मुझे अपने आस-पास किसी के साथ होने का एहसास होता था और जब मैं रात को सोता था तो बहुत ही भयानक सपने आने लगे, जिनसे डर कर मेरी चीखें निकल चिल्लाते हुए मेरी आँख खुल जाती। कभी-कभी तो मैं सपने में ही अपने आप को वही ट्रैक के पास पाता, जहाँ मेरा एक पाँव फंसा हुआ होता। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे-जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरी तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी, यानी कि मैं अब दिमागी तौर से बीमार रहने लगा था। मैंने अपने घर वालों को भी ये सब बात बताई, पर वो ये कह के टाल देते कि ये सब तुम्हारे अंदर का उस महिला का खौफ है, जो कि बार-बार याद आ रहा है। अगर तुम उन बातों को भूल जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं था। मैंने कई बार अपने आप को शांत भी किया, मगर रात को वही रेलवे ट्रैक पर भी पाता। फिर एक दिन मुझे याद आया कि मुझे डॉक्टर साहब ने एक नंबर दिया और मैंने उस आदमी से बात भी की थी, जिसने मुझे जल्द से जल्द मिलने को कहा और उसने मुझे कुछ खौफनाक बातें भी बताई थी। तभी मैंने उसे फ़ोन किया। तब उस आदमी ने मुझे अगले दिन शाम 5 बजे मिलने को कहा। उस आदमी से बात करने के बाद मेरे मन में अजीब-अजीब से सवाल आने लगे और दिन से शाम और शाम से रात तक मैं एक बेचैनी से बनी रही। खैर, मैंने अगली सुबह किसी तरह लंगड़ाते हुए किसी तरह बस डिपो पहुंचा और वहां से 7 बजे वाली बस पकड़कर मैं निकल पड़ा मंडोल नगर के लिए। पूरे सफ़र में मुझे बस उसी बात का ख्याल आता रहा कि ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ और अब आगे क्या होने वाला है। सफ़र करते वक्त मुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई, पर पाँव कटे होने की वजह से अरकसता रहा। फिर शाम 3 बजे बस ने मुझे मंडोल गांव में पहुंचा दिया, जहां उतरकर मैंने सबसे पहले उस आदमी को कॉल किया तो उसने मुझे मंडोल नगर से 2 किलोमीटर दूर एक रेलवे हॉल्ट पे आने को कहा। फ़ोन रखने के बाद अब मैं कोई साधन तलाश करने लगा, क्योंकि 2 किलोमीटर का रास्ता मैं पैदल तय नहीं कर सकता था। फिर मैं वहीं बैठकर किसी सवारी का इंतज़ार करने लगा। फिर काफ़ी देर के बाद मुझे एक रिक्शे वाले आते दिखाई दिया। मैंने उसे हाथ देते हुए कहा, अरे भाई साहब, यहाँ नज़दीक में एक रेलवे हॉल्ट है, वहाँ चलोगे क्या? पहले तो उस रिक्शे वाले ने मुझे मना कर दिया, पर शायद मेरी कटी टांग देखकर उसे शायद दया आ गई। फिर वो जाने को तैयार हो गया। मैंने पैसे की बात की तो उसने कहा, अरे भाई साहब, जो देना होगा दे देना, अब बस बैठ जाओ। मैं भी ज़्यादा बात ना करते हुए रिक्शे पे बैठ गया और तकरीबन 20 मिनट के बाद हम पहुँचे उस रेलवे हॉल्ट पर और मैं रिक्शे से उतरकर उस रिक्शे वाले को 100 का नोट थमा दिया और पहुंचा उस हॉल्ट पर, जहां पर मैंने देखा कि एक आदमी टूटी हुई कुर्सी पर बैठे-बैठे तंबाकू रगड़ रहा है। मैंने उसके पास जाते हुए पूछा, आप ही मदन लाल हैं? तो उसने कहा, हाँ, मैं ही मदन लाल हूँ और मैं यहाँ पर एक पॉइंटमैन का काम करता हूँ। वैसे तो उस आदमी ने मुझे पहचान लिया और वहीं पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठने को कहा।
पहले तो उस आदमी ने मेरा हाल चाल पूछा, फिर बातों ही बातों में मैंने ध्यान दिया कि वो आदमी भी मेरी ही तरह है, यानी कि उस आदमी का भी मेरी ही तरह एक पैर कटा हुआ था। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने अपनी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी बताई, और जब मैं अपनी आप बीती बताई तो उसने कहा कि तुम अभी तक जिंदा इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। क्यों कि आज तक जो कोई भी उस औरत के हत्थे चढ़ा है, कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, क्योंकि हादसे के बाद ठीक अगले 13वें दिन वो उस शख्स को मौत के घाट उतार देती है। फिर उसने आगे कहा कि वो औरत एक गरीब घर से है और कहते हैं कि यहीं पास में उसका ससुराल है, पर पति और सास के गलत बर्ताव से परेशान होकर वो एक दिन अपने घर जा रही थी और मुड़िया पुल के पास से ही पटरियों को पार करते वक्त उसका पैर पटरियों में फंस गया। उसने वहीं के पॉइंट मैन से मदद भी मांगी, पर इससे पहले कुछ हो पाता तब तक ट्रेन दनदनाते हुए आई और उस औरत को रोंकते हुए निकल गई। तब से उस औरत की आत्मा वहीं हर रेलवे कर्मचारियों से नफरत करती है। कहते हैं कि साल में एक दिन ऐसा होता है जब उस औरत का साया मुड़िया पुल से लेकर पुराने हॉल तक मौत बनकर घूमता है। फिर उस आदमी ने बताया कि वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ कुछ काम की वजह से पहुँच गया, नहीं तो तुम आज जिंदा नहीं होते। वो औरत अब ऐसा ही तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उस हादसे के बाद उसने ऐसे ही मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। फिर मैंने हाथ जोड़ते हुए उस आदमी से कहा, आप मुझे उस औरत से बचने का कोई तरीका बताइए। तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ से 32 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, उस महिला का घर है, वहाँ एक आदमी रहता है और वह उसका ताऊ है और वह एक तांत्रिक भी है। वो औरत सिर्फ उसी की बात सुनती है। मैंने एक रात वहीं उस आदमी के कमरे पे ही बिताई। अगली सुबह मैं उस गांव के लिए निकल गया। जब मैं उस गांव में पहुंचा तो मैंने देखा आज भी उस गांव में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। पूरे गांव में मुझे सिर्फ 2-4 ही पक्के घर नज़र आ रहे थे और बाकी सब घर कच्चे नज़र आ रहे थे। खैर, मैं पूछते पुछाते उस घर के ताऊ से मिला, जहाँ पहुंचकर मैं उनसे पूरी बात बताई। पूरी बात बताने के बाद मैं उनका पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा। फिर मुझे उस आदमी ने घर के ही एक कमरे में ले गया और फिर उसने मुझसे मेरे और मेरे पिताजी का नाम पूछा। फिर पता नहीं वो मन ही मन क्या बड़बड़ाने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बात कर रहा है, और जब वो ऐसा कर रहा था तो मुझे अपने आस-पास किसी के होने का एहसास हो रहा था। तभी मैं समझ गया ये वही बला है जो मेरे पीछे पड़ी है। तभी करीब 15 से 19 मिनट के बाद उस आदमी ने मेरे ऊपर राख का भभूति मारी और उसके ऐसा करते ही मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो तब तक काफ़ी शाम हो चुकी थी और वो आदमी मेरे पास बैठा चाय पी रहा था। जब मैं उठकर बैठा तो पहले उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा, तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ और मुझे भी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। फिर मैंने वो रात वहीं काटी। मैं अगले दिन अपने घर आया और मैं आज बहुत खुश हूँ, पर अपने पैर पे नज़र पड़ते ही मुझे उस औरत का ख्याल आ ही जाता है। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय बताना।
ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।